Good morning. Today my topic is transpiration. What is transpiration? Transpiration is the evaporation of water from plants. It occurs chiefly at the leaf while their stomata are open for the passage of CO2 and oxygen during photosynthesis. तो ट्रांसपिरेशन एक प्रकार का इवेपोरेशन है। ये प्लांट्स के द्वारा वाटर का लॉस होता है। दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो उस समय वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और ऑक्सीजन का। तो उस दौरान वहां पर स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होता है। ये एक लीफ का डायग्राम दिया गया है और रूट के द्वारा, ये रूट है, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और लीफ के द्वारा वाटर का यहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। Gas exchange in plants. In order to carry on photosynthesis, green plants need a supply of carbon dioxide and a mean of disposing of oxygen. In order to carry on cellular respiration, plant cells need oxygen and a means of disposing of carbon dioxide. तो जैसा हम जानते हैं कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उस समय ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट यदि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो उस समय प्लांट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो CO2 को रिलीज करता है। तो ये दोनों प्रोसेस प्लांट में पैरेलल चलते हैं। तो उनको जिस तरह की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। Unlike animals, plants have no specialized organs for gas exchange, with a few invertible exceptions. तो प्लांट्स के समान, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा एनिमल्स है, एनिमल में गैस एक्सचेंज के लिए एक उसमें पूरा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, जबकि गैसेस में प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। फिर भी प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज उसकी सरफेस के द्वारा इजीली होता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। तो इस तरह से प्लांट्स को भी गैस एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स मच लोअर देन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट्स में रूट्स, लीव्स और स्टेम्स सभी पार्ट्स रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं, बट उनमें एनिमल की तुलना में उनमें रेस्पिरेशन की रेट थोड़ी लो होती है। The only living cells in the stem are organized in the thin layer just beneath the bark. तो प्लांट में बार्क के नीचे की तरफ जो थिन लेयर होती है स्टेम की, ये जो लिविंग सेल्स होती हैं, ये यहाँ पर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। बट जैसे जैसे हम प्लांट्स में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो इंटीरियर पार्ट्स में बढ़ते हैं, तो वहां पर डेड सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है और ये डेड सेल्स इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन और एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो पास थ्रू द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। तो प्लांट्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो सेल वॉल के थ्रू पास होती है और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। बट CO2 और ऑक्सीजन का जो यहाँ पर पास होता है, वो एक डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा होता है। द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मे बी एडेड बाय एक्वापोरिन चैनल्स इंसर्टेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उनमें एक्वापोरिन चैनल्स पाए जाते हैं और इन चैनल्स के थ्रू वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। लीव्स, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स एज वेल एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द ट्रांसपिरेशन। तो देखिए, CO2 का और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, वो लीव्स के द्वारा होता है, जैसा कि हम जानते हैं।
और ट्रांसपिरेशन में वाटर जो है वेपर की फॉर्म में उसका लॉस होता है। और ये सारा वर्क जो होता है एक पोर्स के थ्रू होता है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इसकी सिंगुलर टर्म जो है वो स्टोमा है। तो गैसेस का एक्सचेंज और वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस एक पोर्स के द्वारा होता है। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। नॉर्मली स्टोमेटा ओपन व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द लीव इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। तो नॉर्मली स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, जबकि नाइट में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ये, अलग अलग टाइम पर ट्रांसपिरेशन की रेट अलग अलग होती है। Importance: transpiration is not simply a hazard of plant life. It is the engine that pulls water up from the roots too. तो देखिए ट्रांसपिरेशन कोई सिंपल मेथड नहीं है देखा जाए तो। जिस तरह से आजकल जो बिल्डिंग्स बनती है जो बहुत हाइट पर है, तो वहां पर वाटर को अगर हम हर हाइट तक भेजना है तो हमें पंप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह से प्लांट में भी हाइट पर, एक बहुत हाइट वाला प्लांट है, ट्री है, वहां पे लीव्स के थ्रू वाटर का वहां पर क्या करना है, लॉस करना है। तो वहां पर वाटर को इतनी हाइट तक पुल करने का वर्क कैसे पॉसिबल है? तो रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और लीव्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से पंप वर्क करता है। तो देखिए रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इन सभी में जाइलम्स पाए जाते हैं। तो जाइलम की वेसल्स के थ्रू वाटर्स को क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ भेजा जाता है। तो एक तरह से इनके बीच में पंप की तरह वर्क होता है। सप्लाई फोटोसिंथेसिस। तो देखिए ट्रांसपिरेशन में एक तो वाटर को वेपर की फॉर्म में लॉस किया जाता है, दूसरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भी इसकी सप्लाई होती है। रूट के द्वारा मिनरल्स को लिया जाता है, और साथ में मिनरल्स का यूटिलाइजेशन कहाँ पर है कि लीव्स जब फोटोसिंथेसिस करती है, कोई भी चीज बायोसिंथेसाइज करती है, तब भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लीव्स के थ्रू वहां का एनवायरनमेंट कूल रखा जाता है। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन की ये इतनी इंपॉर्टेंस है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन की रेट को इफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, लाइट। प्लांट्स ट्रांसपायर मोर रैपिडली इन द लाइट देन इन द डार्क। तो लाइट में डार्क की अपेक्षा ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होती है। दिस इज लार्जली बिकॉज लाइट स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। इसका मेन रीजन ये है कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है वो स्टिमुलेट होती है। तो लाइट में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और स्टोमेटा ओपन होने से क्या होता है, वहां पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए लाइट में डार्क के कंपेयर में ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होती है। लाइट ऑल्सो स्पीड अप ट्रांसपिरेशन बाय वार्मिंग द लीव्स। तो लीव्स की जो बाहर की आउटर एटमोस्फियर है वहां पर क्या होगा, वहां की सरफेस वार्म हो जाती है। तो इसलिए भी वहां पर क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। Plants transpire more rapidly at the higher temperature because water evaporates more rapidly at the temperature rise. तो देखिए प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की रेट उस समय ज्यादा बढ़ती है जबकि टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर इवेपोरेट होने लगता है, तो वो तेजी से इवेपोरेट होता है। यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ट्रांसपिरेशन की रेट प्लांट में 3 टाइम ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है बट उससे 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया जाए, इतना हो जाता है, तो वहां पे 3 टाइम वहां पे ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर भी ट्रांसपिरेशन की रेट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। The rate of diffusion of any substances increases as the difference in the concentration of the substances in the two region increases। देखिए अगर कोई दो रीजन है और दोनों रीजन पर वहां पर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के बीच में यदि डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो उतना ज्यादा वहां पर डिफ्यूजन होगा। अगर दो जगह पर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा तभी वहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। व्हेन द सराउंडिंग एयर इज ड्राई, डिफ्यूजन और वाटर आउट ऑफ द लीफ गोज ऑन मोर रैपिडली। यदि बाहर एटमोस्फियर ड्राई होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर जो है लीव से ज्यादा अमाउंट में डिफ्यूज होगा। तो क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए वहां पर ट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है विंड। व्हेन देयर इज नो ब्रीज, the air surrounding a leaf becomes increasingly humid, thus reducing the rate of transpiration। देखिए यदि हवा नहीं चल रही है मान लीजिए, तो लीफ के चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट कैसा होगा, ह्यूमिड होगा। क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर टेम्परेचर जो है वो देखिए, क्योंकि वहां ट्रांसपिरेशन हुआ, तो वहां पे वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा होने से उसके आसपास सरफेस पर जो एटमोस्फियर है वो कैसा हो गया, ह्यूमिड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब वहां का एनवायरनमेंट ह्यूमिड होगा, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। व्हेन अ ब्रीज इज प्रेजेंट, अगर हवा प्रेजेंट है, वहां हवा चल रही है कंटिन्यू, तो क्या होगा, ह्यूमिड एयर क्या है, वार्म एयर के थ्रू रिप्लेस हो जाएगी, तो वहां टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है। तो लीफ के सरफेस के चारों तरफ ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। यदि ब्रिज नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहेगा, यानी वहां पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहेगा, और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। सोइल वाटर, अ प्लांट कैनॉट कंटिन्यू टू ट्रांसपायर rapidly if its water loss is not made up by replacement from the soil। जैसा आप जानते हैं कि रूट क्या करती है, सोइल से वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करती है। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ये वाटर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसका लॉस हो जाता है। यदि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, तो रूट के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो इवेपोरेट भी नहीं होगा। इसलिए इन दोनों प्रोसेस का कंटिन्यू होना जरूरी है। दिस इमीडिएटली रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यदि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी कंटिन्यू हो रहा है, तो वाटर की सप्लाई प्रॉपर होती रहेगी। यदि ट्रांसपिरेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो रूट भी प्रॉपरली वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन कैन बी वेरी हाई। तो इसलिए वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी किससे इफेक्टेड हो रहा है, ट्रांसपिरेशन से इफेक्टेड हो रहा है। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन की रेट होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पर वाटर का लॉस होगा, और वाटर उतने ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए कुछ एडेप्टेशन है जो कि वाटर लॉस को से प्रिवेंट करते हैं प्लांट को। जैसा हमने देखा है, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट में हमने देखा है कि वहां पर लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। तो जितने भी जीरोफिटिक प्लांट है वहां पे क्या पाई जाती है, लीफ की सरफेस पर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है थिक क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल थिक होगी तो क्या होगा, लीफ के द्वारा जो इवेपोरेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, और ज्यादातर ये डाइकोट्स में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्मॉल लीफ सरफेस एरिया। यदि लीफ का जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल होगा, तो तब भी वहां पर क्या होगा, वहां इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है। और ऐसा कॉनिफर्स और निडल्स में पाए, कॉनिफर की जो निडल्स है, कैक्टस है, इनमें पाया जाता है, जैसे स्पाइन पाए जाते हैं उसमें। लो स्टोमेटा डेंसिटी, यदि स्टोमेटा का नंबर कम है, तब भी क्या होगा, वहां पर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। स्टोमेटा एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ ओनली। यदि स्टोमेटा लीफ की सिर्फ लोअर सरफेस तक ही है, अपर सरफेस पर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोर ह्यूमिड एयर ऑन लोअर सरफेस, सो लेस इवेपोरेशन। तो लीफ की लोअर सरफेस तक क्या होगा, ह्यूमिड एयर ज्यादा रहेगी। तो वहां पर ह्यूमिड एयर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, वहां पर इवेपोरेशन भी लेस होगा, और ज्यादातर ऐसा डाइकोट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है शेडिंग लीव्स इन ड्राई और कोल्ड सीजन। तो जब ड्राई सीजन होता है या कोल्ड सीजन होता है, तो उस समय लीव्स जो होती है वो गिर जाती हैं। तो जब लीव्स गिर जाती हैं तो वहां पर क्या होगा, रिड्यूस वाटर लॉस एट सर्टेन टाइम ऑफ ईयर।
तो इस ईयर में इस समय पर क्या होगा, वहाँ पर वाटर का लॉस भी कम हो जाता है और ऐसा डेसिडुअस प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं या चेंजेस हैं जो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सनकन स्टोमेटा। तो सनकन स्टोमेटा मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमेटा। तो सनकन स्टोमेटा क्या करते हैं, ह्यूमिड जो एयर होती है उसको स्टोमेटा के आसपास तक ही मेंटेन करके रखता है। तो इससे भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट पर इफेक्ट पड़ता है। स्टोमेटल हेयर्स मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमेटा। तो ये भी क्या करते हैं, स्टोमेटा के चारों तरफ ह्यूमिड एयर को मेंटेन करके रखते हैं। और ज्यादातर ये जो ये कॉच ग्रास है इनमें ये पाया जाता है। फोल्डेड लीव्स, नेक्स्ट है फोल्डेड लीव्स। तो लीव्स जब फोल्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, स्टोमेटा के चारों तरफ ह्यूमिड एयर जो होती है वो मेंटेन रहती है। सक्यूलेंट लीव्स एंड स्टेम। तो जो सक्यूलेंट्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उनमें स्टेम होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। तो एग्जाम्पल है कैक्टस। एक्सटेंसिव रूट्स, इनमें भी मैक्सिमाइज वाटर अपटेक्स, तो वाटर का अपटेक्स जो हो जाता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कैक्टाई। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 को एब्जॉर्ब किया जाएगा और ये ट्रांसपिरेशन के टाइम देखिए यहाँ पर वाटर का यहाँ पे लॉस हो रहा है। और ये लाइट प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी ये दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और CO2 अंदर एंटर कर रही है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो रहे हैं। द ट्रांसपिरेशन साइकिल, ये देखिए प्लांट है, प्लांट की जो रूट है, रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब ये वाटर देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और पहले लीव्स पर जा रहा है, लीव से फिर ये अपर लीव्स पर जा रहा है और फिर ये हाइट तक जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इन सबकी जाइलम वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो इस तरह से वाटर एक दूसरे की जाइलम वेसल से होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा वाटर उतना ही ज्यादा रूट की सरफेस के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाएगा। तो ये देखिए वाटर पासिस अप द ट्री ट्रंक, तो ऊपर तक ये वाटर मूव करता है। इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स, तो वाटर की जो है लीव्स की सरफेस के द्वारा इवेपोरेट होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, ये देखिए कैपिलरी, ये देखिए सक्शन प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है और ये रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये बता रखा है कि हर पार्ट की एनाटोमी देखिए, तो रूट है तो रूट में भी जाइलम होता है, फिर आगे आप जाएंगे लीफ में भी जाइलम है, स्टेम में भी जाइलम है। तो ये सारी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन? तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन, वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसमें जो वाटर वेपर होता है वो वाटर की फ्री सरफेस पर बनता है, जबकि ट्रांसपिरेशन जो होता है इंटरनल टिश्यू ऑफ प्लांट, तो प्लांट के जो इंटरनल टिश्यू है उसके द्वारा वहां पर क्रिएट होता है। इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ज्यादातर इवेपोरेशन जो होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, जबकि यहाँ पर देखिए ये प्लांट की एक्सपोज सरफेस यानी लीफ है, स्टेम है, जितने भी एरियल पार्ट्स हैं उनकी एक्सपोज सरफेस के द्वारा ही ये पॉसिबल होता है। It is a physical force controlled by environmental conditions like pH and air current। तो देखिए ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है, जो इवेपोरेशन है ये फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। जैसे कि एयर करंट है या वहां पर पीएच, ये आरिश गलत लिखा हुआ है। इट इज बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो देखिए जो ट्रांसपिरेशन है ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों प्रोसेस है और ये जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन की रेट पर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल की और स्टोमेटा
क्यूटिकल की थिकनेस, ये कई सारी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इट स्टॉप्स व्हेन एयर इज फुली सैचुरेटेड। यदि एनवायरनमेंट में एयर फुली सैचुरेटेड होगी, उस कंडीशन में इवेपोरेशन नहीं होता है। इट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स इवन आफ्टर सैचुरेशन ड्यू टू द हायर टेम्परेचर और प्लांट ऑर्गन्स एक्सपोज टू सनलाइट। यदि फुली सनलाइट फुल सनलाइट है और उस समय पर भी क्या होगा, जो प्लांट के ऑर्गन्स है, यदि उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो वहां पर सैचुरेशन के बाद भी कुछ समय तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो कुछ समय तक सैचुरेशन प्रोसेस में भी ट्रांसपिरेशन वहां पर होता है। इवेपोरेशन, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट्स डायरेक्टली इफेक्ट्स इट। तो देखिए, जो एयर करंट की जो वेलोसिटी होती है वो इवेपोरेशन को सीधे रूप से प्रभावित करती है, जबकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट्स इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इट डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, बेंडिंग ऑफ लीव्स। तो देखिए, यहाँ पर जो एयर की जो करंट की जो वेलोसिटी है, ये इसको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है, हमने इससे पहले फैक्टर्स पढ़े थे कि लाइट की इंटेंसिटी से इफेक्टेड होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से इफेक्ट होता है, लीव्स की बेंडिंग का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लाइट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट इट। तो लाइट का इवेपोरेशन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो डायरेक्टली लाइट से अफेक्टेड होती है। जैसे हम जानते हैं कि दिन में सनलाइट के टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और नाइट में क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस। तो जो इवेपोरेशन की जो सरफेस होती है उसके स्ट्रक्चर के द्वारा इवेपोरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में कंट्रोल बाय एनाटॉमी ऑफ ट्रांसपेरिंग ऑर्गन्स। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट करने वाले जितने भी स्ट्रक्चर है उसके द्वारा क्या होता है, ये इफेक्टेड होता है। ये नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय CO2 हार्मोन्स एंड पीएच। तो ये देखिए, CO2 हार्मोन्स के द्वारा इफेक्टेड नहीं होते हैं, पीएच के द्वारा इफेक्टेड नहीं होते। जबकि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पर पीएच का, हार्मोन्स का, CO2 का, सबका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वाटर इज अवेलेबल ऑन सरफेस। तो ये देखिए कि यदि सरफेस पर वाटर अवेलेबल होगा तो ये कंटिन्यू रहता है। डिपेंडिंग ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। जबकि ट्रांसपिरेशन जो है ये सॉइल के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। यदि सॉइल के द्वारा वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, वहां पर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो देखिए, जो ट्रांसपिरेशन है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्टोमेटल या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल मतलब हम जानते हैं कि लीव्स की जो अपर सरफेस है ये एपिडर्मिस कहलाती है, और लोअर, ये देखिए लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में कुछ ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा के द्वारा जब ट्रांसपिरेशन होता है तो इसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और यदि क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन 3 टाइप का होता है। नेक्स्ट देखिए, लेंटिकुलर और बार्क ट्रांसपिरेशन। तो ये लीव्स के जो, ये देखिए बार्क के नीचे जो लेंटिसेल्स होती है, ये देख रहे हैं लेंटिसेल्स, ये लूज जो सेल्स हैं, इन लूज सेल्स के बीच में क्या होता है, ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल्स भी यहाँ पर ट्रांसपिरेशन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब लेंटिसेल्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है तो इसको हम लेंटिकुलर या बार्क ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा देखिए नेचुरल ओपनिंग होती है जो लीफ की या किसी भी एरियल पार्ट पर पाई जाती है। स्टोमेटा में सेंटर में देखिए स्टोमेटल पोर होता है। स्टोमेटल पोर जो होता है 2 किडनी शेप या डंबल शेप सेल्स के द्वारा कवर्ड रहता है। ये किडनी शेप या डंबल शेप जो सेल्स होती है इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। हम जो गार्ड सेल होती है ना, ये देखिए जो इनर सरफेस जो होती है इसकी थिक होती है और आउटर सरफेस जो होती है इसकी थिन होती है। और इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं गार्ड सेल में। इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है।
और गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ ये जो दूसरी सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, इनको हम सब्सिडरी सेल भी कहते हैं या सहायक कोशिका भी कहते हैं हम। तो देखिए स्टोमेटा के द्वारा मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो जो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं कि लाइट पर डिपेंडेंट प्रोसेस है। जब दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो दिन में स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। बट जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी या टेम्परेचर कम होता जाता है, तो धीरे धीरे स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं और वहां पर ट्रांसपिरेशन पर इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए स्टोमेटा यहाँ पे फुली ओपन है और ये क्लोज्ड है। ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्टोमेटा पासिंग थ्रू मिडल ऑफ गार्ड सेल्स। तो ये दो गार्ड सेल्स है, ये सब्सिडरी सेल है, ये स्टोमेटा है। तो दिन में देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सनलाइट फुल रहती है, तो सब स्टोमेटल का जो पोर जाता है वो ओपन हो जाता है और नाइट में क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। इसलिए दिन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होती है। ये देखिए किडनी शेप या रेनिफॉर्म गार्ड सेल्स है और ये डंबल शेप गार्ड सेल्स है। तो इनमें क्या होता है, ये देखिए माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसमें देखिए माइक्रोफाइब्रिल्स इस तरह से अरेंज्ड है और इसमें देखिए, तो माइक्रोफाइब्रिल्स ये स्टोमेटा की ओपनिंग में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन एज नेसेसरी एविल। तो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज इट इज एन इनवाइटेबल प्रोसेस बट हार्मफुल टू प्लांट्स। देखिए ट्रांसपिरेशन जितना प्लांट्स के लिए आवश्यक है उतना हानिकारक भी है। अगर एक्सेस में ट्रांसपिरेशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट में क्या होगी, विल्टिंग होगी। जब बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा, प्लांट विल्ट हो जाएंगे और प्लांट में क्या हो जाएगा, डेसिकेशन हो जाएगा वहां पर। उसमें वाटर का अमाउंट कम होने से वो ड्राई हो जाएंगे और एक स्टेज में आकर प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इफ देयर इज स्टोरेज ऑफ वाटर and mild water stress result in reduced growth rate and reduction in the yield। तो जब वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी प्लांट की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके यहाँ तक कि ईल्ड पर भी उसका फर्क पड़ेगा, उसका उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी तो उसका उत्पादन भी कम होगा, उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। However, transpiration is also beneficial to the plant in several way। तो देखिए एक तरफ तो इससे प्लांट्स को काफी लॉस हो रहा है, तो दूसरी तरफ इससे बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है कि देखिए ट्रांसपिरेशन की वजह से ही मिनरल का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। मैंने बताया जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी होगा। नेक्स्ट क्या होगी, सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी, वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि यह ट्रांसपिरेशन है नेसेसरी एविल। तो यानी ये प्लांट के लिए जितना आवश्यक है उतना ही प्लांट के लिए ये क्या है, नुकसानदायक भी है।